year for the last 5 years. Thank you, sir. Thank you. नहीं आप thank you. His name is also interrupting. ये चेयरमैन सर, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर मेरे विचार प्रकट करने के लिए समय दिया, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद देता हूं और पहला अभिनंदन करता हूं मेरे मित्र पीयूष गोयल जी को, जिनको अवसर मिला इस देश का अंतरिम बजट क्यों न हो, वो यहाँ उनको सदन में उसको आविष्कार करने का जो समय मिला उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। चेयरमैन सर, फाइनेंस बिल टैक्स पर बोल रहे हैं, शुरुआत ही करता हूं पहले कि आपका पहले एक अभिनंदन जरूर करता हूं कि आपने टैक्स लिमिट 2.5 लाख से 5 लाख किया, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो आरक्षण लाया उस आरक्षण में कहां की पॉवर्टी लाइन आपने डिसाइड कर दी, आर्थिक क्षमता डिसाइड कर ली, उस पर लिख दिया कि 8 लाख के अगर उसका उत्पन्न होगा तो वो उस आरक्षण के उसका लाभ ले सकता है। इसलिए हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर आप उसकी मर्यादा बढ़ाओगे, 8 लाख करोगे, तो वो आरक्षण के मुद्दे पर जो आपका मत है वो यहाँ भी प्रकट होगा और उसकी मर्यादा 8 लाख तक बढ़ानी चाहिए थी, फिर भी आपने 5 लाख तक किया, उसका स्वागत करता हूँ। आगे चलकर 8 लाख बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आरक्षण पे आप कहते हो कि आर्थिक जिसका उत्पन्न 8 लाख के नीचे है वो आरक्षण का लाभ ले सकता है, तो इसका मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड इज डिसाइडेड एज 8 लाख उत्पन्न वाला, तो आप वहां करना चाहिए था। आपने वो दूसरी बात एक अच्छी की है, कैपिटल गेन जो दिया, अगर मुंबई जैसे शहर में घर लेने हैं तो अगर वो पुराना घर बेचकर 2 घर लेगा तो उसे आप उस पर कैपिटल गेन पे 2 करोड़ के ऊपर आपने उसको टैक्स नहीं लगाया, उसके सारे करों से मुक्त किया, उसके लिए अभिनंदन करता हूं। लेकिन उसके साथ में बात करते समय आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से बोला कि ये सारा लाभ 12 लाख तक का घर अगर वो ले लेगा तो उसको वहां भी लाभ मिलने वाला है। मेरा इसमें माननीय वित्त मंत्री से और माननीय प्रधानमंत्री से भी, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना निकाली, आप जानते हो सभापति महोदय, मुंबई शहर मेरे सारे इर्द गिर्द बैठे हुए सारे सदस्यों से पूछ लिए कि पूरे शहर में 30% से ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते, अब उनकी झुग्गी झोपड़ियां केंद्र सरकार के जमीन पर है। आप जानते हो कि यहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी है, बहुत अच्छा काम करे, सभी उनकी सराहना करते हैं। वो हमारे पूर्व किनारा जो है समुद्र तट, उसको विकसित करना चाहते थे, जिसकी जमीन मुंबई पोर्ट्स के अंदर है। अब मुंबई पोर्ट्स की उस जमीन पर हजारों झुग्गी झोपड़ियां हैं। हमारी राज्य सरकार ने वहां, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था हर गरीब को घर मिले, उन्होंने SRA स्कीम लाई, स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम लाई, उसके अथॉरिटी निर्माण की, ये बैठे मंत्री, तो हमने उसका काम शुरू कर दिया। लेकिन प्राइवेट जमीन पर करते हैं, राज्य की सरकार की जमीन पर करते हैं, केंद्र सरकार की जमीन पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, ना तो रेल उसको अनुमति देती, ना एयर इंडिया अथॉरिटी जमीन अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी देती, ना मुंबई पोर्ट्स देता, तो वहां की झुग्गी झोपड़ियां जो 25 सालों से बसी हुई है, उनके बारे में अगर आप NOC दे देंगे, मेरी जानकारी है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री से यहां से कहता हूं कि खुद बात की, मैंने खुद पत्र लिखा, लेकिन 4.5 वर्षों में उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ, जबकि मैं नितिन गडकरी साहब के पीछे पड़ा हूं। आपने उसके पीछे, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, नहीं हो पाया, उन्होंने यहां जवाब दिया था, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जवाब दिया था कि उनको जहां है वहीं घर बना के देंगे। हमारी मुंबई में BDD चाल से, वो BDD चाल को विकसित करने की बात है, राज्य सरकार की योजना, बहुत बड़ी योजना, इतना उसकी सराहना करे कम है, लेकिन एक BDD चाल का यूनिट हमारे मुंबई पोर्ट्स की जमीन पर है। राज्य सरकार ने कर दिया कि वहां मुंबई पोर्ट्स के जो जमीन है वहां, तो जहां है वहीं उनको नई मकान बना के देंगे, लेकिन शिवड़ी में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुंबई पोर्ट्स की बिल्डिंग है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आपने अभी फाइनेंस बिल पे की, इसके लिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है। धारावी जैसी झुग्गी झोपड़ियां मुंबई में है, हमारे पास LIC है, अपनी LIC, अभी अर्थ मंत्री वित्त मंत्री वही है,
उनसे पूछिए, कल ही मैंने उनको लेटर दिया था। वो LIC की बिल्डिंग बाय डिफॉल्ट उन्होंने, किसी ने कर्जा लिया हो तो उन्होंने कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी पे। ऐसी LIC की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। उसमें बादामवाड़ी करके गिरगांव में उन्होंने कहा कि भाई हम पुनर्विकसित करना चाहते हैं। वित्त मंत्री के पास से अनुमति आई, अनुमति देने के बाद उन्होंने पैसे भरे। पैसे भरने के बाद भी आज भी उनको NOC नहीं मिल रहे, वो डेवलप नहीं कर रहे। कल को बिल्डिंग ढह जाएगी नीचे, कौन जिम्मेदार रहेगा? एक तरफ आवास की योजना करते, दूसरी तरफ जिनके आवास है वो नीचे जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? शहर की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे इस पे रखना था। सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदया, आप तो जानते हो टैक्स पर बात करते हैं। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं इनकम टैक्स एबॉलिश करो, पूरा बंद कर दो। तो अभी उसके ऊपर भी सरकार की नीति क्या है वो समझने की आवश्यकता है। अब आई बात, ये सारी चीजें करने के बाद में डिमोनेटाइजेशन के बाद में जो हुआ है ना अध्यक्ष महोदय, बहुत दर्दनाक है। सभी ने कहा बेरोजगारी निर्माण हुई, बात मानता हूं। उससे भी मुझे दर्द किसका है, सबसे ज्यादा है 100 लोग मरे। देश के 100 लोग मरे। क्यों में मरे? बैंक की लाइन में मरे, घर बार महिला मरी। इस सदन में आवाज नहीं आई। डिमोनेटाइजेशन के बाद में 100 लोग मर गए। किसी ने खेद नहीं प्रकट किया, उल्टा हम सराहना करते। महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पे भी डिमोनेटाइजेशन का सराहना हो रही थी, और बाद में यहां बजट के भी भाषण में भी सराहना हुई। नहीं पता चला आपने? रोजगार हमने निर्माण किया। पता है नीति आयोग ने क्या कहा था? नीति आयोग ने कहा था क्वेश्चन इज नॉट अबाउट टू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट और जनरेट एन एम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन इज अबाउट द अंडर पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। द पीपल आर अंडर पेड। कितनी मिलती है? हम सब चीज आउटसोर्स करने के चक्कर में पड़े हैं, और उसके चक्कर में वॉचमैन 6,000-7,000, हाउसकीपिंग 6,000-7,000। कहेंगे रोजगार तो मिला, आंकड़े तो है हमारे पास। मैंने 2 चीजें कही थी लेबर पे। एक चीज ये भी कही थी कि ये तनख्वाह कम मिलती है करके, वो भी एक आखिर हम परमानेंट बात करें, एश्योरेंस इनकम की बात करते। हमने PSUs का गला घोट दिया। 2014 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, अभिनंदन प्रस्ताव पे मैंने कहा था दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। हम गला घोट रहे PSU के। कुछ PSU प्रॉफिट में बहुत सारा पैसा है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव दिया गया, मैंने मंत्री जी से बात की। बोला ये सारे पैसे जिनके प्रॉफिट पड़े हुए, कुछ कंपनियां उभर कर आ सकती है, इनकी गलतियां हैं। 3G 4G में जो कुछ 2G में हुआ ना, उसी के चक्कर में BSNL MTNL डब्बे में गया। उसको 10,000 करोड़ का कर्जा इनकी वजह से लेना पड़ा। जिस दिन 10,000 करोड़ कर्जा लिया उसी दिन घाटे में गए। आज दोनों घाटे में सरकार की नीति नहीं बनती कि इनको कुछ ताकत देने की। इन्होंने गलती की, वो गलती हम आगे बढ़ा रहे। रोजाना बोल रहे हैं उनका घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? भाई डॉक्टर हो ना आप, तो पेशेंट को उसको जीवित रखना है, उसकी सुधार करना है। सरकार अगर डॉक्टर है तो जीवित रखने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, दवा देने की। उससे हम कहेंगे नहीं उनकी गलतियां थी, डूब गई, अभी डूबने दो। तो हम एक जानना चाहते, आपको पता है कि इस PSU में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। आज क्या हो रहा है? हम कहते हैं ये घाटे में, वो घाटे में, इसको VRS दे दो, उसको VRS दे दो। कहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? कहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? मुद्रा, आज अध्यक्ष महोदय आप बहुत गंभीर बताता हूं। मुंबई महाराष्ट्र में एक टीवी चैनल ने जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया और बैंकों के मैनेजर से मिले और कहा कि मैं आया हूं, मुद्रा लोन चाहिए। काय का मुद्रा कुछ नहीं मिलता, चलिए निकल यहां से। एक बैंक में नहीं हुआ, कैनरा बैंक में गए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए, सभी बैंकों में, पुणे में गए, सोलापुर में गए, मुंबई में गए, मांडवी ब्रांच में गए। हर एक कहता मुद्रा नाम का कोई योजना ही नहीं है, हमारे बैंकों में योजना नहीं है भैया, पता है आपको। हम सारी अच्छी चीजें ला रहे हैं लेकिन भूलते हैं कि उसका असर नीचे क्या हो रहा है। ये अभी निशिकांत जी कहते फाइनेंस बिल पे बोल रहे हैं कि बजट पे बोल रहे हैं, वो खुद भी उसी पे बोलते रहे, आखिर में फाइनेंस बिल पे बोले। ये चीजें ऐसी है ना, इसका गहरा असर लोगों पे होता है। प्रधानमंत्री जी ने हर योजना अच्छी लाई, सभापति अध्यक्ष महोदय, उसकी खास करके मैं स्वच्छता अभियान को सही दिल से सराहना करता हूं। किसान की जो योजना लाई हमने, आयुष्मान, अब ये सारी योजना का गरीबों तक पहुंचेगी कैसे? कौन पहुंचाएगा उसको?
मैंने कहा आयुष्मान योजना आपने लाई, बीपीएल कार्ड जिसके पास हो ना, हाल ही में मैं मुंबई में था, नांदेड़ से एक महिला आई, अपने बच्चा उसका 3 माले से नीचे गिरा था। मैंने अस्पताल में पूछा करो भैया, नहीं बोलो 57,000 भरना होगा। अरे बोला वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, उसके पास 57,000 मांग रहे हो आप, कहां से देगी? अभी आयुष्मान में उसको रजिस्ट्री करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। क्या बेचारों को, गरीबों को समझता है? हम सारी योजना लाते हैं ना, उसके अमल में जो क्लिष्टता पैदा करते हैं, वो क्लिष्टता की वजह से गरीबों तक वो अमल जाता नहीं है। सोचा कभी आपने? सोच लो उसके बारे में, आयुष्मान के बारे में। तो ये कभी कैसे पहुंचेगी लोगों के? सिंपल सी चीज है, बीपीएल के कार्ड धारक की जो इसके पास है, उसको सीधे अस्पताल में जाए, उसको आयुष्मान भारत का इलाज मुफ्त मिलेगा। ये मेरा सुझाव है, मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से। किसान की आपने सम्मान योजना लाई, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसान सम्मान योजना ठीक है, ये टीका टिप्पणी करेंगे, राजनीति के, हाँ राजनीति की भी चलेगा, 5 लाख का राजनीति का चलेगा भाई, सरकार जो है उसका लाभ लेगी, गलत क्या है? अच्छा तो काम कर रहे, अच्छा लाभ मिलेगा, लोगों को चलने दो, उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसमें कोई एतराज भी नहीं है। हमें एतराज इस बात का है कि क्या आप जानते हैं किसान कृषि मंत्री यहां बैठे हैं, महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, 2.5 एकड़ की बात आप जब करते हो तो 2.5 एकड़ के ऊपर वाला भी सूखा में मर रहा है, क्या हम उसको लाभ नहीं देंगे? ओले पड़े, सूखे पड़े, कुछ जिले ऐसे हैं कि 3-3, 4 साल कंटिन्यूसली उसके ऊपर अकाल छाया हुआ है। क्या उन किसानों के लिए आप 2.5 एकड़ की मर्यादा क्यों रखते हैं? तेलंगाना में क्या हुआ, ओडिशा में क्या हुआ, बहुत अच्छी बात है, मैं जानता हूं। तो मेरी प्रार्थना आपसे है कि अगर ये अपने जो 2000 वाला जो बात लाई है, 2000 की 3 बार, मैडम पहली बार तो इतना बजट के ऊपर बोला नहीं, जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। 2000 की जो बात आपने लाई है, तो उस बात को लेकर आपको एक देखना चाहिए कि ये किसान जो 2.5 एकड़ वाला है, लेकिन जो सूखा एरिया है, जहां सूखा है, ओले गिरे हुए हैं, किसान नुकसान में सालों 3-3, 4-4 साल वही हो रहा है, उसके लिए मर्यादा, उसके लिए, मैं सारों के लिए नहीं कहता हूं, मैं जानता हूं 12 करोड़ लोगों को मिलने वाला है, उसमें से वो भी है, तो उनके लिए वो मर्यादा न रखे, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरी प्रार्थना है, पीएसयू बैंकिंग आप अमालगेशन करते जा रहे हो ना, अभी उन्होंने कहा एचपीसीएल ओएनजीसी में मर्ज कर दिया, कुछ भी कर रहे क्या? उसका प्रोडक्शन क्या, इसका प्रोडक्शन क्या, किसको पूछा? एचपीसीएल के चेयरमैन ने कहा मुझे पता ही नहीं ये निर्णय कैसे हुआ, इज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। डू यू नो इट? व्हाई वी आर डूइंग इन ऑल दिस थिंग? उत्तर प्रदेश में प्रथम बैंक करके एक छोटी बैंक है, आरआर बैंक है, रीजनल रूरल बैंकिंग, वहां अमालगमेशन की बात की, सर्व उत्तर प्रदेश बैंक करके गए, और एक प्रथम बैंक है। प्रथम बैंक का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, उसके सारी फैसिलिटीज है, एटीएम है, ये है, वो सब कुछ है। सर्व बैंक में कुछ नहीं है, लेकिन प्रथम बैंक को सर्व बैंक में घुसा दिया। अरे प्रथम बैंक के नीचे सर्व बैंक आनी चाहिए, वो पंजाब बैंक उनका स्पॉन्सर करेगी, सिंडिकेट बैंक के पास था, वो पंजाब नेशनल बैंक के पास गया। ये सारी चीजें गलत हो रही है। मेरी प्रार्थना है, राजनीतिक मत करो। जब सामाजिक निर्णय लेते हो तो सामाजिक निर्णय से समाज के गरीब लोगों को लाभ उसका मिले, और जो कुछ निर्णय लिया उससे प्रगति होनी चाहिए, अधोगति नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा सभापति महोदय। सभापति एक सेकंड में खत्म, 1 मिनट में खत्म करता हूं। ये जो किसानों के बारे में और एक कहता हूं, भावांतर की योजना करो ना भैया, क्या तकलीफ है हमें? एक तो आप कहते हैं उत्पन्न दुगना करेंगे, तो भावांतर की योजना लाओ, वो किसान खुश हो जाएगा। और आखिर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक ही कहता हूं, आपके पास डाटा क्यों नहीं आता पता है आपको? मैडम आप जानती हो, रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रहते थे, और उसके ऊपर हर एक को जाकर अपना रजिस्ट्री करने पड़ता था। तब आपके पास डाटा आता था कि भाई 10वीं कक्षा के नीचे कितने लोग हैं, ग्रेजुएट कितने लोग हैं, अंडर ग्रेजुएट कितने हैं, इंजीनियर्स कितने, डॉक्टर्स, तो वो डाटा आपको मिलता था। आज आपके पास डाटा नहीं है। कलकेश ने वही बोला कि डोंट यू हैव अ रियल डाटा, तो वो डाटा नहीं कहेंगे, टैक्सी लिया तो ड्राइवर हो गया, वो कोई जॉब हो गया, ये सही नहीं लगता। इसके लिए मैं कहता हूं आपका जो बजट है, फाइनेंस बिल भी है, उसको तो समर्थन करना ही है, लेकिन कभी कभी खुशी, कभी कभी गम ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो गम है वो दूर करो, तो लोगों के हर दिल में खुशी आ जाएगी। इतना ही कहकर मैं आपसे मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री BN गौड़।